नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हैं साथियों खंड फर्स्ट, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ। रीट पात्रता की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपके एग्जाम को लेकर मात्र 4 से 5 दिन बचे एग्जाम में। बिल्कुल साथियों, इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। और ये क्लास आपके विशेषकर लक्ष्य क्लासेस द्वारा तैयार मॉडल पेपर आप सभी को इस क्लास में करवाने वाला हूं, तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? प्रश्न आपका क्या पूछा है, बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावनाओं का विकास होता है? बताओ जल्दी से प्यारे साथियों। आपके सामने ए है शैशवावस्था, बी आपका पूर्व बाल्यावस्था, और सी आपका बाल्यावस्था, और डी किशोरावस्था। ऐसी कौन सी अवस्था? ई आपका अनुत्तरित प्रश्न है। तो कौन सी अवस्था के अंदर देशभक्ति की भावनाओं का विकास होता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स में देते रहना। साथ साथ में देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल प्यारे साथियों, जो आंसर है वो है आपका डी वाला, किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था के अंदर आपका देशभक्ति की भावना का विकास होता है और बालकों की सामाजिक कार्यों में तथा वीर पूजा की भावना की जो विकास है वो होता है। ठीक है, तो इसमें सभी साथियों का अपना डी वाला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ साथियों। अगला सवाल आप सभी के बीच सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पहले पढ़ेंगे कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? बताओ जल्दी से, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? आपके ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बी क्रिया करके सिखाना चाहिए, या फिर कक्ष का वातावरण शांत रखना, या फिर डी उपयुक्त सभी। या ई आपका हो जाएगा अनुत्तरित प्रश्न है साथियों। तो इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, या फिर क्रिया करके सिखाना चाहिए, या फिर कक्ष का जो वातावरण शांत रखना चाहिए। यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपयुक्त सभी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसमें भी आपका डी ऑप्शन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया क्वेश्चन थर्ड। प्रश्न को पढ़ना है आपको कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। कितना? 75 अंक प्राप्त करता है। तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? अब ये आपको बताना है इसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी साथियों। तो इसको एक इसका फॉर्मूला आता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, उसके हिसाब से आपको करना है। बट इसमें जो ऑप्शन में जो आंसर आपका दे रखा है साथियों, तो वो आपको बताना है। तो वो ऑप्शन में जो आंसर आपका दे रखा है उसका जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर जो बुद्धि लब्धि है वो आपका हो जाएगा 75%। ठीक है, यहाँ पे 75% बराबर आपकी जो ये मानसिक आयु जो बटा में ऊपर वाली होगी वो आपकी मानसिक आयु यहाँ पे निकालनी है अपन को, है ना। तो इसमें आपका जो दे रखा है साथियों वास्तविक आयु आपकी इसमें बच्चे की 16 वर्ष दे रखी है यहाँ पे। तो इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा आगे। ठीक है, इंटू 100 करने के बाद इसमें जो लगभग आपका जो आंसर है वो हो जाएगा साथियों इसमें 12 ईयर्स, यानी कि वो फॉर्मूले में जो पूरा सेट करके जो आंसर होगा वो आपका टोटल बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 4 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। तो साथियों इस व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन 4 का आंसर देना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और स्वयंगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपकी भिन्नता की पहचान यानी कि अर्थ होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आपका सवाल 5वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो 5वें का आंसर देना भाई। बिल्कुल 5वें का आंसर आपका इसमें हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्रो एंड क्रो। कौन सा हो जाएगा? क्रो एंड क्रो, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन साथियों। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव जो व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है मनोविज्ञान के लिए इन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो 5वें का ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका इसमें साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन इसी तरह क्वेश्चन 6 की तरफ। प्रश्न आपका से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए भाई। हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है?
तो इसका आंसर देना है आप सभी को। बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा बालकों अधिकार 2009 के अंतर्गत अध्यापक को निम्न कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, तो वो कार्य है भाई पल्स पोलियो कार्यक्रम, जिसके अंदर अध्यापक को नहीं लगाया जाता है। तो ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका 7वां पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य क्या होता है? तो जल्दी से बताना है 7वें का आंसर। कार्य होता है साथियों इसमें कला और विज्ञान दोनों का। किसमें होता है? कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के बीच 8वें सवाल की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के पठार का कारण है? बताओ जल्दी से, कौन सा एक सीखने के पठार का कारण हो जाएगा? तो 8वें का ऑप्शन राइट जो करना है बताओ जल्दी से। बिल्कुल, मानसिक कमजोरी, हाँ, और आपका कार्य की जटिलता और थकान, यानी कि उपयुक्त डी वाला ऑप्शन साथियों इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न आपका 9 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धि के संबंध में सत्य है साथियों, तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा साथियों इसमें वह व्यक्ति जो मानसिक क्षमता है, या फिर यहाँ भी आपका सामंजस्य अनुकूलत स्थापित करने में सहायक है, या फिर सिर्फ व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, यानी डी उपयुक्त सभी। यानी कि इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर है 9 का वो हो जाएगा साथियों डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। बिल्कुल 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। प्रश्न 10 आपका पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? बताओ जल्दी से, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल आपका इसमें क्या उद्देश्य होगा? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना। सी आपका संगीत, नृत्य और नाटक छात्रों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। तो करेक्ट है आपके, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इसी हिसाब से आपका उपयुक्त डी वाला ऑप्शन साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका 11वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी। हाँ, प्रश्न आपका पूछा गया है कि 11वां आकर्षक व्यक्ति और अनुशासित उच्च जिज्ञासा बालक की विशेषताएं हैं। बताओ जल्दी से, आकर्षक व्यक्ति और अनुशासित उच्च जिज्ञासा, आपका खाली स्थान दे रखा है, और बालक की विशेषताएं। तो आपको बताना 11वें का आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों, 11वें का आंसर है प्रतिभाशाली बालक। कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक आपका ये बालक की विशेषता है। कौन सी? आकर्षक व्यक्ति और अनुशासित, यहाँ पर उच्च जिज्ञासा, ये प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी विशेषताएं हैं। तो बी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं इसमें। तो 12वां है आपका नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ कथन किसका है? बताओ जल्दी से। नवीन ज्ञान नवीनतम जो नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों 12वें का ऑप्शन है आपका, राइट करना है इसमें। तो 12वें का जो ऑप्शन है वो आपका वुडवर्थ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वुडवर्थ, यानी कि बी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी का राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं इसमें। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ेंगे साथियों कि यहाँ पे खाली स्थान है के अनुसार इदम क्या है? इदम, अहम और पराहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। तो किसके अनुसार? भाई आपके सामने इदम, अहम और पराहम व्यक्ति के 3 घटक बताए गए हैं, तो ये किस वैज्ञानिक के अनुसार बताए गए हैं? तो बिल्कुल 13वें का आंसर देना है। तो वो 13वें का आंसर है वो है आपका बिल्कुल साथियों डी वाला, फ्राइड हो जाएगा। कौन सा? फ्राइड, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका 14 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्न को पढ़ो भाई। शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। शिक्षा में जो क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है वो कौन है भाई? 14वें का आंसर देना सभी को। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बिल्कुल शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक है वो माना जाता है। 14वें का आंसर आपका हो जाएगा इसमें स्टीफन एवं एम कोरे। कौन हो जाएगा? स्टीफन एम कोरे। ये आपका बी वाला ऑप्शन साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट हो जाएगा। किसका? 14वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के 20 साथियों पूछा गया। 15वां प्रश्न है आपका शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। क्या है? शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। यह कथन किसने कहा?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न 15 का आंसर देना है। तो ये कहने वाले थे साथियों वॉटसन। कौन हो जाएंगे? वॉटसन। आपका डी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। वॉटसन आपका शिशुअवस्था तीव्र विकास की एक अवस्था है, ये कहा था इन्होंने। तो ये याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका 16वां पूछा गया साथियों कि आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो 16वें का आंसर बताओ भाई। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर बताना है इसमें। तो इसका जो राइट है वो हो जाएगा खोजपूर्ण सीखना, यानी कि किसी चीज़ को खोजते हुए सीखना, और खोज भी पूरी होती है साथ साथ में अगर सीखना मिलता है तो खोजपूर्ण सीखना, यानी कि सी वाला ऑप्शन साथियों आप सभी का इसमें 16वें का सी राइट हो जाएगा। यानी कि अमेरिकी विद्वान डेविड आशुबेल के 4 प्रकार के सीखने का वर्णन किया उन्होंने। कौन कौन से? अन्वेषण या खोजपूर्ण तरीके से सीखना होता है, और ये आपका विशेष इंपॉर्टेंट सी वाला राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 17वें की तरफ। 17वां क्या पूछा है देखो, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलित अनुकूलन पर बल देता है। काफी इंपॉर्टेंट भाई, इसका आंसर दो। 17वें का आंसर दो। 17वां क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट हो जाएगा भाई बिल्कुल, हाँ, व्यवहार के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि बल देता है। किस अनुकूलन मतलब व्यवहार अनुकूलन पर ज्यादा बल देता है, यानी कि बी ऑप्शन 17वें का राइट हो जाएगा। अनुकूलित यानी कि अनुक्रिया का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है साथियों। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को देने वाले थे आपके इवान पेट्रोविच पावलोव, यानी कि यहाँ पे यार लिख रहा हूं मैं पावलोव, ये आपको याद रखना है पावलोव, यानी कि ये आपके इन्होंने इस वाले सिद्धांत को दिया था, ठीक है। और हाँ, ये आपके रूस के शरीर क्रिया शास्त्र यानी कि फिजिशियन थे, और विशेषकर पाचन क्रिया से संबंधित थे, ठीक है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है इनके बारे में। 18वां साथियों पूछा गया है व्यक्तित्व स्थायित्व समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो 18वें का भाई ऑप्शन बताओ जल्दी से, आपके सामने है। हाँ, पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, यानी कि उपयुक्त सभी डी, यानी कि इसमें ये तीनों राइट है, इसलिए इसमें डी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 19 का आंसर देना भाई। हाँ, वो करने वाले थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में विभक्त किया था, और उनके अनुसार जो स्वयं उत्पन्न होने के लिए जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक स्वयं जुड़ा होता है, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अगला सवाल आप सभी के बीच है 20वां सवाल क्या है भाई? देखो 20वां सवाल आपका पूछा गया, बताया गया इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 20वां सवाल। देखो सवाल है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है भाई? बिल्कुल 20वें का आंसर देना है। तो इसमें छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक निदान मतलब ये बताया ना शिक्षण, ये वाला इसका यूज होता है, यानी कि छात्रों की जो कमजोरियां होती है उसको यानी कि दूर करने के लिए ये शिक्षण का यूज होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अच्छे शिक्षण की नहीं है। कौन सी मतलब विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो 21वें का आंसर दो भाई। 21वें का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। क्या होता है? अच्छा शिक्षण आपका मूल्य आधारित नहीं होता है। ये एक अच्छे शिक्षण की विशेषता, मतलब अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। सवाल नंबर आपका अगला पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? 22 का आंसर देना भाई। 22 का आंसर दो बिल्कुल साथियों। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी हो जाएगी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो उन्होंने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इन्होंने मतलब विभक्त किया था। वो कौन कौन सी अवस्था है मैं पढ़ ले रहा हूँ, लिखते रहना। संवेदी पेशीय अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लगा के 7 वर्ष तक होती है। और थर्ड होती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 तक होती है। और चौथी है आपकी औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष यानी कि नॉर्मली आपके 11 वर्ष से व्यस्कात्मक यानी कि व्यस्क जो अवस्था होती है वहाँ तक होती है। तो अतः जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो आपकी इसमें ये आपका बी वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगला सवाल है आप सभी के बीच 23 का। सवाल पढ़िए
किस विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। बिल्कुल साथियों, 23वें का आंसर देना है आपको। 23 का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, तो वो है आपका उपलब्धि। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है आपके 24वें का आंसर हो जाएगा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये आपके अच्छे मूल्यांकन की एक खास विशेषता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है साथियों, 25वें का आंसर बताना है। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है आपकी भावात्मक जागृति द्वारा। किसके द्वारा होती है? भावात्मक जागृति के द्वारा आपके अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो साथियों बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा इसमें। साथियों आज की क्लास के अंदर मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसका पार्ट 2 यानी कि 26 से आगे के प्रश्न और पढ़ने हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।